सभी को नमस्कार। मैं विनोद मल, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी, ब्लॉक नौगांव, जनपद उत्तरकाशी। आज की कक्षा में हम गणित कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पाठ के प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 जो ये अध्याय 3 है, चतुर्भुजों को समझना, उसकी जो प्रश्नावली 3.1 है, उस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 सबसे पहले हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहां कुछ आकृतियां दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट आकृति है और यहां पे सेकंड आकृति दी गई है। इसी प्रकार से 8 आकृतियां हमें प्रश्नावली 3.1 के प्रथम प्रश्न में दी गई है और इन आकृतियों को हमें वर्गीकृत करना है और वर्गीकृत किस आधार पे करना है ये यहां पे दिया गया है। सबसे पहले ए साधारण वक्र, दूसरा बी साधारण बंद वक्र, तीसरा सी बहुभुज, चौथा डी उत्तल बहुभुज और पांचवा अंतिम ई अवतल बहुभुज। इस आधार पे हमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले हम साधारण वक्र, ये जो साधारण वक्र हैं उन आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे। आप प्रश्न में देखिए, जो हमारे पास 8 आकृतियां दी है उन्हें ध्यानपूर्वक देखने पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की आकृतियां हैं। सबसे पहले साधारण वक्र। अब हम जानते हैं कि साधारण वक्र किसे कहते हैं। यदि हमने कागज के पृष्ठ पर एक बार पेन रखा और उस पेन को बिना उठाए कोई भी आकृति प्राप्त की और वो आकृति जब हम वक्र बना रहे हैं तो वो वक्र स्वयं को अगर कहीं भी नहीं काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वक्र कहते हैं, एक साधारण वक्र कहते हैं। तो इसके आधार पे चित्रों में ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी आकृति है जो स्वयं को नहीं काट रही है और हम पेन को भी नहीं उठा रहे हैं। तो इसमें जो पहली आकृति है उसे देखिए, पेन को बिना उठाए और वक्र को आपस में या स्वयं को न काटते हुए ये आकृति बन गई। तो ये जो फर्स्ट है आकृति हमारी, ये हमारी क्या होगी? साधारण वक्र। ठीक इसी प्रकार द्वितीय आकृति, इसे भी हम पेन को बिना उठाए और वक्र को स्वयं न काटते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारी साधारण वक्र कहलाएगी। अब हम जाएंगे
तीसरी आकृति पर, तीसरी आकृति में साफ पता चल रहा है कि ये जो बाहर की एक वृत्ताकार आकृति है, इसको बनाने के बाद भीतर जो आकृति है उसे बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये हमारी साधारण वक्र की श्रेणी में नहीं आएगा, ये साधारण वक्र नहीं होगा। चौथे पे आइए, जो चौथी आकृति है उसको बनाने के लिए हमें पेन को तो उठाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो है वक्र स्वयं को ही देखिए, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, इतने बिंदुओं पे ये स्वयं को काट रही है, इसलिए ये भी साधारण वक्र की श्रेणी में नहीं आएगा। अब चलिए आकृति 5 की ओर। 5 में अगर हम पेन को बिना उठाए इस आकृति को बनाने का प्रयत्न करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, इसलिए 5वीं जो आकृति है ये भी एक साधारण वक्र ही होगा। ठीक इसी प्रकार जो छठी आकृति है वो भी पेन को बिना उठाए और स्वयं को बिना काटे प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ये भी साधारण वक्र है। अब आप आइए 7वीं आकृति पर। यह आकृति भी ठीक उसी प्रकार पेन को बिना उठाए और स्वयं को बिना काटते हुए प्राप्त की जा सकती है, इसलिए यह आकृति भी हमारी क्या होगी, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आकृति प्रथम, द्वितीय, पंचम, षष्ठ और सप्तम होगी। तो साधारण जो वक्र हमने वर्गीकृत किए वो कौन कौन से, एक प्रथम, दूसरा और ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। जो प्रश्न था उस प्रश्न के आधार पर हमने साधारण वक्र की श्रेणी में प्रथम को भी, द्वितीय को, पंचम को, षष्ठ और सप्तम, इन आकृतियों को रखा और ये साधारण वक्र कहलाएंगे। ये यहां पे आप देख सकते हैं, इन आकृतियों में कहीं भी वक्र स्वयं को नहीं काट रही है, इसलिए ये क्या होगा, एक साधारण वक्र। अब चलते हैं पुनः प्रश्न पर। प्रश्न में वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या है, साधारण बंद वक्र। ये जो 8 आकृतियां यहां पे दी गई है, इसमें अब हमें ये देखना है कि ऐसे साधारण वक्र जो बंद हो। तो साधारण बंद वक्र प्रश्नों में जितनी आकृति दी है उन आकृतियों को देखने से पता चलता है कि जो प्रथम आकृति है वो एक साधारण बंद वक्र है और ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो इसलिए जो प्रथम है वो क्या होगा, एक साधारण बंद वक्र। ठीक उसी प्रकार जो द्वितीय वक्र है वो भी साधारण वक्र और बंद है। इससे पहले हमने देखा था
साधारण वक्र, तो वो सभी साधारण वक्र जो बंद हो वो साधारण बंद वक्र कहलाएंगे। पांचवी आकृति में भी ये एक साधारण वक्र है और पूरी तरह बंद है, आप देख सकते हैं इसे, ये कहीं से भी खुला नहीं है। तो ये पांचवी आकृति जो है वो क्या होगी, एक बंद वक्र होगी। छठी आकृति देखिए, बिल्कुल कैप्सूल नुमा है, ये भी क्या है, एक साधारण वक्र है और पूरी तरह बंद है, इसलिए इसे भी हम साधारण बंद वक्र के श्रेणी में रखते हैं। अब आप सातवीं जो आकृति है उस ओर आएंगे, तो सातवीं आकृति भी एक साधारण वक्र है और पूरी तरह बंद है, इसलिए यह भी एक साधारण बंद वक्र होगा। पुनः प्रश्न को देखते हैं जो हमारे छूट गए, थर्ड, फोर्थ और एट्थ, ये साधारण वक्र नहीं है, इसलिए ये साधारण बंद वक्र भी नहीं होंगे। और साधारण बंद वक्र वो है पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो इस प्रकार से हमारा जो साधारण बंद वक्र बी पोर्शन था वो भी कंप्लीट हुआ। तीसरा है इसमें सी बहुभुज। सी बहुभुज को देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि बहुभुज किसे कहते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनता है और एक बंद होता है, एक बंद आकृति प्राप्त होती है, उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो प्रश्नों में हम देख सकते हैं कि जो प्रथम आकृति है वो रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक रेखाखंड, 2, 3, 4 और 5 और पूरी तरह बंद है, तो ये क्या होगा, एक बहुभुज होगा। द्वितीय आकृति देखेंगे, वो भी रेखाखंडों से मिलकर बना है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 रेखाखंडों से मिलकर ये बना है, ये भी क्या होगा, एक बहुभुज होगा। थर्ड आकृति, ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए ये एक बहुभुज नहीं होगा। चतुर्थ आकृति में ये आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी है, इसलिए ये एक बहुभुज होगा। तो इस प्रकार से जो हमें आकृतियां दी थी उसमें एक तो पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 आकृतियां ऐसी थी जो रेखाखंडों से मिलकर बनी थी और पूरी एक बंद आकृति थी, इसलिए ये बहुभुज की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न, डी, उत्तल बहुभुज। जो 8 आकृतियां दी है, इसमें देखने से पता चलता है कि जो उत्तल बहुभुज है वो सिर्फ द्वितीय आकृति जो है वो उत्तल बहुभुज है। कारण हम जानते हैं
कि ऐसा बहुभुज जिसके समस्त अंतःकोण, आप यहां पे देखिए ये 4 कोण यहां पे बने हैं, 1 2 3 4, और इन चारों जो कोण हैं उनकी माप 180 अंश से कम है। ऐसे बहुभुज जिनके सभी अंतःकोणों की माप 180 अंश से कम होती है वो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो इसलिए जो ये द्वितीय आकृति हमारी होगी वो क्या होगी, वो एक उत्तल बहुभुज कहलाएगी। अब अवतल बहुभुज, प्रश्न में पुनः आते हैं। ई अंतिम है अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो हमें पता है कि वह बहुभुज जिसके जो अंतःकोण है वो 180 अंश से अधिक हो। अंतःकोण 2 या 3 या 4 जितने भी अंतःकोण है उसमें से एक भी कोण यदि 180 अंश से अधिक हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो फर्स्ट आकृति है इसका जो अंतःकोण है ये वाला, ये 180 अंश से अधिक है। इसलिए फर्स्ट आकृति हमारी दी गई आकृति में से ऐसी है जिसके अंतःकोण, एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक है, इसलिए ये अवतल बहुभुज कहलाएगा। चौथी आकृति में भी यहां पे कोण 180 अंश से अधिक बन रहा है, इसलिए चौथी आकृति जो हमारी है वो भी अवतल बहुभुज है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 के प्रथम प्रश्न के जो सभी भाग हैं, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इनका जो है हमने वर्गीकरण कर लिया है। और प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न जो हमारा कंप्लीट। अब हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2, समबहुभुज क्या है, ये पहला भाग है इसका। और दूसरा है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें ए 3 भुजाएं, बी 4 भुजाएं या सी 6 भुजाएं हो। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। इसका पहला भाग समबहुभुज क्या है उसे देखते हैं। समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के होते हैं, समबहुभुज कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक वर्ग हम लेते हैं, ए बी सी और डी। समबहुभुज की परिभाषा, एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के होते हैं, समबहुभुज कहलाते हैं। तो वर्ग में हम भली भांति जानते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर
DA। तो जो पहला प्रतिबंध था कि प्रत्येक भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वर्ग इस प्रतिबंध को पूरा करता है और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। अब दूसरा प्रतिबंध है इसमें, प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के होते हैं। तो वर्ग में हम देख सकते हैं कि कोण A बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 90 अंश तथा कोण D बराबर 90 अंश। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। परिभाषा अनुसार एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के होते हैं समबाहुभुज कहलाते हैं। तो इनकी जो दोनों कंडीशंस है वो वर्ग फुलफिल करता है, इसलिए वर्ग क्या होगा, एक समबाहुभुज। इसके और भी उदाहरण है, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समपंचभुज, समषटभुज आदि। तो ये समबाहुभुज की परिभाषा हुई। अब हम इसका जो दूसरा भाग है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, B 4 भुजाएं, C 6 भुजाएं हो, तो उनका नाम क्या होगा। तो आइए आज इसे चित्र के माध्यम से समझें। 3 भुजाएं, भुजा A, B, भुजा BC और भुजा AC, ये 3 भुजाएं हैं और ये तीनों आपस में बराबर है। तो इस समबाहुभुज का नाम होगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसका नाम समबाहु त्रिभुज। इसका भाग भी 4 भुजाएं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। यहां पे ये 4 बराबर जो भुजाएं हैं उनसे यह आकृति बनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। चारों भुजाएं परस्पर बराबर है। भुजाओं के साथ अब हम अंतःकोणों को भी देखेंगे। कोण A की माप 90 अंश, कोण B की माप 90 अंश, कोण C की माप 90 अंश, कोण D की माप 90 अंश। चारों जो कोण हैं उनकी माप 90 अंश, B 90 अंश, कोण C 90 अंश, कोण D 90 अंश। तो हमारे पास
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये प्राप्त हुआ। समबाहुभुज की जो दो कसौटियां थी कि उनकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और अंतःकोण भी बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर चार भुजाएं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। जिसकी चार भुजाएं बराबर हो और सम बहुभुज हो तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। छह भुजाएं वाली आकृति, भुजा ए बी बी सी सी डी डी ई एफ, छह भुजाएं हैं और ये परस्पर समान है, तो इसका नाम भी समषटभुज। तो इस प्रकार से जो हमारा ये प्रश्न था कि समबाहुभुज क्या है, उसकी परिभाषा यहां पे, एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के होते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं। और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं, अगर तीन भुजाएं हैं तो समबाहु त्रिभुज, चार भुजाएं हैं तो वर्ग और छह भुजाएं हैं तो समषटभुज। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का हल हम कर सकते हैं। अब एक अभ्यास प्रश्न, इसे भी हल करने की चेष्टा करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज, हमारे पास एक उत्तल चतुर्भुज ये है ए बी सी और डी। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ए को सी से मिलाया और इस बी को डी से मिलाया, तो इस प्रकार मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से हमें पहला विकर्ण AC प्राप्त होता है, और दूसरा विकर्ण BD, विकर्ण BD। तो एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, जिसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ABCD एक उत्तल चतुर्भुज, और इसमें पहला विकर्ण A को C से मिलाने पर और दूसरा विकर्ण B को D से मिलाने पर प्राप्त करते हैं। इसलिए एक उत्तल चतुर्भुज के में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2। दूसरा है एक समषटभुज, ये 6 भुजाएं होंगी यहां पे, A B C D E F। इसमें विकर्णों की संख्या, देखिए सबसे पहले हम A से विकर्ण डालना शुरू करेंगे, A को E से, फिर A को D से, फिर A को C से। इस प्रकार A से जो हम विकर्ण अगर इसमें डालें तो 3 विकर्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब B से F, B से E और B से D, यहां से भी हमें ये विकर्ण प्राप्त हो गए। अब C से F और C से E और D से F, तो यहां पे
विकर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 9। तो सम षटभुज में अगर हम विकर्णों की रचना करें तो हमें कितने विकर्ण प्राप्त हो जाएंगे? 9 विकर्ण। विकर्णों के नाम आप यहां से लिख सकते हैं, AE, AD, AC, BF, BE, BD, CF, ये CE, CA, ये FD, ये 9 हमारे विकर्ण यहां से प्राप्त होंगे। अब अगला है C, एक त्रिभुज। यदि हमारे पास केवल 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुज है तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि इसमें हम कहीं से भी विकर्ण की रचना नहीं कर सकते, इसलिए इसमें विकर्णों की संख्या 0। अब गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट। पहला प्रश्न, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो बहुभुज के उदाहरण हो। आपको दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली 2 ऐसे वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो क्या हो? एक बहुभुज के उदाहरण हो। प्रश्न संख्या 2, पुराने गत्ते की पेटिका का प्रयोग करके एक समअष्टभुज बनाइए। ये आपका प्रोजेक्ट का वर्क हो गया। आपने क्या करना है, एक घर में जो अनुपयुक्त पुरानी गत्ते की पेटिका है उसे कैंची से या जो भी आपको सही लगे उससे काटकर आप उसमें एक अष्टभुज पहले पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, फिर कैंची या जो भी आपको सही लगे उससे काटकर एक अष्टभुज बनाएंगे। तो आज हमने प्रश्नावली 3.1 के जो प्रश्न थे उन्हें हल किए। उम्मीद करता हूं कि आपको अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना विषय पर जो भी चर्चा हुई उससे लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।